हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो पिछली कुछ क्लासों में हम सर्कल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो आज भी हम उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और मे बी हमारे इस सर्कल का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगली थ्योरम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरम रिगार्डिंग है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हमें थ्योरम पढ़नी है तो उससे पहले मे भी तो पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना। तो उसके बारे में जरा देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स किसी एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल का देखो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स, देखना क्या चारों के चारों वर्टेक्स इस क्वाड्रिलेटरल के सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी कैसा एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना। तो ऐसा नहीं होता। जरा देखो इधर, सपोज करो हमने ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल बताओ सर्कल के अंदर है कि नहीं? बिल्कुल सर्कल के अंदर है, बट देखो इसकी केवल दो वर्टेक्स हैं, एक ए और एक डी। ये दोनों वर्टेक्स इसकी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रही है, बट बची हुई दोनों वर्टेक्स देखो बाउंड्री पे नहीं है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। तो किसे बोलेंगे? वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब इसके आगे हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो हर बार हम ये नहीं बना के चेक करेंगे कि इस चारों से सर्कल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अभी आपने जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग उस क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहोगे जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रही हूँ। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स से पास होता हुआ कोई एक सर्कल बन जाए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बन जाए, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया आपको, ये रहा हमारे पास ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल, और हमने पूछा कि बताओ ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? आप इस क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ एक सर्कल बनाने की कोशिश करोगे जो सर्कल इस चारों वर्टेक्स से पास हो रहा हो। अगर ये चारों से पास नहीं हो रहा होगा तो क्या बोलोगे? कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अगर पास हो रहा होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब क्या अगर हमें सर्कल से बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा तो क्या हम हर बार सर्कल बना बना के चेक करेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ड्राइव करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल की जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं। अब इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में हम सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मींस अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी तो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके तब प्रूफ हुई है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर ही रहा होगा। अगर सर्कल के अंदर नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो हम जो प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सर्कल की हेल्प से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस दुनिया का, ठीक है, अगर वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अच्छा बहुत सारी बातें हो गई, देखो सम अप करके एक सिंपल शब्द में समझो। ठीक है, वो क्या है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कह दोगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह दोगे। क्लियर? चलो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी है या फिर बोल दें कि कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें प्रूफ करनी है ना। इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक, तो सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल के अंदर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया। लेट्स से दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दिस सर्कल। इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। तो पहली प्रॉपर्टी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रूफ करने जा रहे हैं, दैट इज द अपोजिट एंगल्स
ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा देखो, अब जब भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसका मतलब आपको ये फील करना होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ एक देखो वर्ड आया सप्लीमेंट्री, हम ऑलरेडी ट्राइंगल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखो इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी बोला जाता है, वो कैसे वो बोलते हैं कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। या तो हम ऐसे बोल दें कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या हम ऐसे बोल दें कि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कैसे होते हैं, बताओ, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो बोथ आर द सेम थिंग। मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है जरा बताओ। हमें इस बार प्रूफ करना है कि एंगल ए, अच्छा बताओ इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा। देखो बी और डी के तो इसके एडजेसेंट एंगल है, इसके बगल में ये वाला एंगल है, और ये बी का ए का क्या है, देखो एडजेसेंट है। देखो इधर से ए का एडजेसेंट कौन है, बी, और इधर ए का एडजेसेंट कौन है, डी। तो ए का अपोजिट एंगल कौन दिख रहा है हमें, सी एंगल दिख रहा है क्या। देखो मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो बातें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखो एंगल बी के अपोजिट तो यही हो गया ना एंगल डी, तो ये दोनों बातें हमें प्रूफ करनी है। तो जरा देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करें। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो आप देखो इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं, है ना, उसके अंदर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे हमें जिससे आसानी से हमें कुछ कुछ बनता हुआ दिखे। चलो यहाँ से ऐसे आ गया। Let's say this is the A, this is B and this is C and this is D. Okay, so कंस्ट्रक्शन करते सबसे पहले। क्या है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर दो A to C and B to D। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल क्या बनाने में सबसे पहले डायगोनल बनाने। तो देखो ये डायगोनल बन गए A to C and B to D, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या देखने वाला है, जरा लास्ट क्लास तक हमने जितनी भी थ्योरम्स प्रूफ की थी, है ना, उन थ्योरम्स का आज हम यूज करने वाले, जो ध्यान से समझना जरा, ठीक है। लेट्स से सोचो हमें जो प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर हम सोचें कि ये वाला एंगल देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हम ऐसा बोल रहे हैं। अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं बताओ, एक बार सोचो। अगर हम बोल रहे हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा क्यों होगा बताओ। तो सोचो AD हमारे पास जो कॉर्ड है ना, इसके लेफ्ट साइड एक सेगमेंट दिख रहा है हमें, और इस कॉर्ड से बनता हुआ देखो ये क्या एंगल है, क्या देखो, अगर हम रफली से यहाँ दिखाएं, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये हमारे पास देखो ऐसा एक एंगल बन रहा है क्या, देखो ACD दिख रहा है क्या सबको। अच्छा दूसरा एंगल देखो यहाँ पे, ये ऐसे, ये सबको दिख रहा है कि नहीं, देखो इसको हमने बोला A, इसको बोला D, इसको बोला B और इसको बोला C। अब बताओ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली बात तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना लास्ट क्लास में, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाली बात हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसी का हम यूज करने वाला, जरा देखना इधर। तो हम बोल रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल C। तो यहाँ अगर हमने नाम दे दिया X और यहाँ नाम दे दिया Y, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखना जरा ध्यान से इधर, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। रीजन बताओ क्या लिखोगे, तो रीजन में हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक। ये एक बात हो गई हमारे पास। अच्छा दूसरा देखना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। देख रहा है जरा ध्यान से, देखो ये वाला एंगल और ये एंगल। अगर हम रफली एक और डायग्राम बना के दिखाएं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखना इधर। सपोज करो ये हमारे पास एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड को हमने नाम दिया AB कॉर्ड, ठीक है। और इस AB कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है, देखो ऐसा,
दिख रहा है क्या सबको? देखो ये डी वाला एंगल, यहाँ नाम क्या दिया हमने? डी। अच्छा, दूसरे जो एंगल की बात करें हम, कौन से एंगल की बात करें? इस वाले की। देखो इस एंगल को लेट से हमने बोल दिया एम और इसको बोल देते हैं एन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बताना इक्वल है कि नहीं। अगर इस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो ये रहा एम और ये रहा एन। बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं? बताओ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। रीजन बताओ क्या लिखोगे? क्या सेम रीजन ही है कि ए बी कॉर्ड से ही सेगमेंट पे एम एंगल बन रहा है और ए बी कॉर्ड से ही एन एंगल बन रहा है, तो वी कैन से दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो, बोल सकते हैं। तो आपने बोला भैया देखो ये एक्स, ये वाई एंगल, एक्स एंगल बराबर हो गए, ये एम एंगल और ये एन एंगल बराबर हो गए, ठीक है। तो दोनों एंगल बराबर हो गए। अब हम कुछ बोलना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये पूरा एंगल कितना है जरा बताना? क्या ये पूरा एंगल y प्लस एन है? देखो है कि नहीं? ये पूरा एंगल कितना है? y प्लस एन। अच्छा, ये एंगल x है और ये एंगल m है। तो हम क्या लॉजिक लगाए जिससे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि एंगल a और एंगल c का सम 180 डिग्री है? सोचो क्या कर सकते हैं? एंगल m एंगल n के बराबर, एंगल x एंगल y के बराबर। सोचो क्या कर सकते हैं जिससे कि दोनों एंगल हमें मतलब a और c का सम 180 डिग्री मिल जाए। देखो जरा एक बार ध्यान से सोचो, क्योंकि हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं। सोच लिया? चलो हम बताते हैं। देखना इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल दिख रहा है क्या सभी को? दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? बोलो 180 डिग्री। तो हमें पता है कि इसका सम 180 डिग्री होता है, तो हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब x देखो किसके बराबर है? देखना एंगल a प्लस एक्स देखो क्या y के बराबर है? बिल्कुल है। m देखना क्या n के बराबर है? बिल्कुल है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां जरा ध्यान से देखो y प्लस एन कितना हो रहा है? देखो y इतना है, y देखो ये हाफ एंगल है, देखो इधर से y जो एंगल है वो कितना है? इतना सा है, और n एंगल कितना सा है? इतना सा। तो अगर इन दोनों को क्लब कर दे तो y प्लस एन कितना बन रहा है? देखो पूरा एंगल c बन जा रहा है क्या? देखो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो एंगल a और एंगल c एक दूसरे के अपोजिट है क्या? है कि नहीं? तो इसी तरीके से हमने क्या लिख दिया? एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी कि अपोजिट एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 180 डिग्री होता है। सॉरी, अपोजिट एंगल्स का सम किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बट ऐसा नहीं है। कौन से एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? बोलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो एंगल बी एंगल डी के बराबर, सॉरी एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री, ये वाली बात प्रूफ करनी है। बस आसान सा तो रह गया, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली, अगर आपको ये वाली बात समझ आई है तो ये वाली बात आप खुद से प्रूफ करके देखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कर पाते हो तो दूसरी वाली बात एकदम सिमिलर तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात हमने प्रूफ करी, दूसरी बात को हमने क्या लिख दिया? सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। अच्छा, आई बात समझ की नहीं? देख लो जरा ध्यान से एक बार, क्या बोल रहे हो भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आ जाएंगी चीज़ें। इतनी मुश्किल है नहीं जितनी आप सोच रहे हो, ठीक है, आसानी से हो जाएगी। तो ये वाली बात समझ में आई है तो इस वाली बात को हम क्या कर देंगे? सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? इस वाली बात को आपको खुद से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप प्रूफ कर पाते हो तो हमारे पास इस बात का कंप्लीट प्रूफ आ गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, एक चीज सोचो
क्या ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने हमने देखो सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज किया है? सोचो, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री लाने में क्या हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज किया है? किया है ना। तो इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो वहां से आया होगा वो कैसे आया होगा? सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज करके आया होगा। मींस वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनाया जा सकता है। आगे बात समझ की नहीं? तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होगा। ये वाली बात हमें समझ में आती है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। आगे बात समझ की नहीं? ठीक, चलो अगली बात पढ़ते हैं। अगली जो है इन दोनों इस थ्योरम का यूज करके ही बची हुई 2 थ्योरम हमें यूज करनी। पहले तो हमें इसका कन्वर्स पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका कन्वर्स क्या होगा, सोचो। अभी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब इसका हमें रिवर्स क्या प्रूफ करना होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी। करते हैं, छोटी छोटी सी बातें, बस देखते रहो, हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया ना समझ? बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। देखो अगर हम छोटा छोटा डेली पढ़ेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। छोटे छोटे एफर्ट्स ही बड़े काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में कोई भी बड़ा नहीं होता है। छोटे छोटे काम करते रहो, आराम से एक बड़ा काम कर पाओगे। ठीक, तो बहुत हो गया लेक्चर, अगला देखते हैं। थ्योरम नंबर जो भी हो नेक्स्ट है ना, अपने आप फिल करना। कौन सी थ्योरम कर चुके हैं? ठीक, तो अगली जो थ्योरम बोल रही है वो क्या बोल रही है? इफ द सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral, if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then it is cyclic। अब अगर ये साइक्लिक है इसका मतलब इसकी चारों की चारों वर्टेक्स कहाँ लाई कर रही होंगी? सर्कल के ऊपर लाई कर रही होंगी। ठीक है, तो देखो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब मान लेते कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई नहीं कर रही। ठीक है, देखते हैं जरा इसका थोड़ा स्टेटमेंट समझना। दोबारा से बनाते हैं। ऐसा बनाओ, ये ऐसा आ गया, सपोज लेट से ऐसा आ गया और ये ऐसे हो गया। बन गया। चलो इसको हमने बोला ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब हमें क्या गिवन है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये वाली बात हमें गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा रुको, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, दोबारा से बनाते हैं। डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये हमारे पास हो गया ए बी क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ए बी साइड हो गई। लेट्स से दिस इज बी सी साइड, ए बी सी है ना। और कहीं डी साइड ले लेते हैं अलग, ऐसा कुछ। ठीक, ये हमने ए बी सी इसको बोल दिया लेट्स से डी। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? देखो गिवन क्या है, पहले ये लिखते हैं। गिवन है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो बताओ ए के अपोजिट कौन है? सी है। तो हमें गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अच्छा देखो डी के अपोजिट कौन है, चेक करो। क्या डी के अपोजिट वी है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली बातें हमें गिवन है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक है इसका मतलब ए बी सी तो ऑलरेडी हमारे पास किसके ऊपर लाई कर रही है? सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि डी भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर जाए, ऐसा कुछ हमें करना होगा। तो लेट्स हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से हमने एक लाइन बनाई, ये देखो। ठीक है, इस लाइन को हमने लेट्स से बोल दिया ई, मतलब सी डी लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया विद द पॉइंट ए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि
ई ए बी सी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि इसकी तो देखो चारों सब वर्टेक्स कहाँ लाई कर रही हैं, इसकी चारों की चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रही हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया देखो, ज्वाइन ए ई को ज्वाइन कर दे, ठीक। अब हम बोले, देखना जरा ध्यान से, ऑल द वर्टेक्स ऑफ AECB lies on, all the vertex of AECB lies on circle, lies on boundary of circle, lies on boundary of circle, therefore AECB is a cyclic quadrilateral। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। अगर किसी भी सर्कल किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि नहीं। तो AECB की तो चारों वर्टेक्स लाई कर रही है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि AECB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सही बात है। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूफ किया है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, किसके अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल E इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दिया हमने, मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं। अच्छा, एक चीज सोचो, क्या हमें एंगल B और एंगल D 180 डिग्री ऑलरेडी गिवन है? देखो, एंगल B और एंगल D का सम तो 180 डिग्री गिवन है ना, तो ये वाली बात कहां से लिखी हमने, गिवन से लिखी, ठीक। इसको बोल दिया लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो ऊपर वाली दो इक्वेशंस को, सेकंड और थर्ड को, तो आपको कुछ दिखेगा। देखना, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल E 180 डिग्री। तो इक्वेटिंग 2 और 3 हम कुछ लिख सकते हैं, इक्वेटिंग 2 और 3 इक्वेशन, ओहो, चलो जी, 2 और 3 इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। एंगल B एंड एंगल B गेट कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, एंगल D किसके बराबर है, एंगल E के बराबर। अच्छा भैया, ये तो आपने प्रूफ कर दिया, बट इससे निकला क्या, इससे तो कुछ भी नहीं निकला। एंगल D एंगल E के बराबर है, इससे क्या निकला, क्या बोलोगे अब, ऐसे तो कुछ भाई बन ही नहीं रहा। जरा देखना, ADE ट्राइंगल बना रहे हैं हम, जरा देखो, इस ट्राइंगल को हमने बोला, सॉरी, इस वर्टेक्स को बोला A, इसको बोला D और इसको बोला E, ये कुछ बना रहे हैं हम, जरा देखना। आप बोल हो कि ये वाला एंगल ना भैया इसके बराबर होगा, अच्छा, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है ट्राइंगल के अंदर, वो थ्योरम क्या बोलती है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो क्या आप ऐसे बोलना चाह रहे हो, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। एंगल A प्लस एंगल D, देखो दो इंटीरियर एंगल है, इनके अपोजिट एंगल कौन है, एंगल E है। तो क्या आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि भैया एंगल A प्लस एंगल D तो एंगल E के बराबर होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने ट्राइंगल के अंदर ये वाली बात प्रूफ की है, और ये वाली बात हमें बिल्कुल अच्छे से फील है कि A और D का सम तो भैया E के बराबर होगा। और आप बोल रहे हो ना कि एंगल D और एंगल E बराबर है, अच्छा, तो ऐसा तो जब भी हो सकता है जब एंगल A क्या हो, 0 हो। सोचो, एंगल D और एंगल E बराबर कब हो सकता है, जब एंगल A कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब एंगल A 0 हो गया तो क्या ट्राइंगल रहेगा, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। आप बोल रहे हो भैया एंगल D एंगल E के बराबर, देखो यही वाला ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। आप बोलो भैया एंगल D एंगल E के बराबर, हमने कहा ठीक बात है, मान ली आपकी बात, बट देखो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि A और D का सम जो होता है वो E के बराबर होता है, फ्रॉम ट्राइंगल प्रॉपर्टी ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम जिसको कहते हैं। तो आप बोलोगे अगर D E के बराबर है, इसका मतलब A को 0 होना पड़ेगा। अब अगर A 0 हो गया तब तो ये ट्राइंगल ही नहीं बचा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो क्या हम ऐसे कहते हैं कि D और E सेम ही पॉइंट होंगे भैया? अगर D और E सेम पॉइंट हो जाए तो सोचो, ये इस पॉइंट को उठा के जरा ध्यान से देखना, अगर हम बोलें D और E पॉइंट सेम हो जाए तो ये कैसा दिखेगा हमें, ऐसा दिखेगा, यही पॉइंट D है, यही पॉइंट E है, और ये पॉइंट क्या है, A है कि नहीं। अब देखो क्या एंगल D और एंगल E बराबर है, जब एक ही जगह आ गए तब तो बराबर ही होंगे ना भैया। तो एंगल D और एंगल E बराबर कब हो सकते हैं, जब वो एक ही जगह कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे को कोइंसाइड करें, तभी ऐसा पॉसिबल है। समझ आया कि नहीं?
नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिप्ले करके देखो, आ जाएगा। बहुत सिंपल शब्दों में बताया, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। दोबारा से एक बार देखना अगर नहीं आया तो, ठीक। बहुत सिंपल है। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर D and E coincides each other. D and E coincides each other because the exterior angle of a triangle, because the exterior, समझ नहीं आ रही ना राइटिंग हो, exterior angle of a triangle is, because the exterior angle of a triangle cannot be equal to interior angle, cannot be equal to interior angle। तो अब अगर E और D पॉइंट कोइंसाइड कर देते तो ये बात प्रूफ हो गई ना कि D कहाँ लाई कर रहा है? D सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। तो यहां से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर it proves that ABCD is a cyclic quadrilateral। बोलो, हो गई ये वाली बात प्रूफ की नहीं? अभी भी अगर कोई डाउट हो तो देख लो एक बार। कोई डाउट है तो पूछो, देखो है कोई डाउट? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा, ये एक बात समझने वाली थी इस पूरी थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, और समझ में आई क्या हो गया ना? नहीं आया तो एक बार रिप्ले करके देख लो, आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी और ई कोइंसाइड करेंगे तभी हमारे पास एबीसीडी कैसा बनेगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये दो थ्योरम्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। एक और थ्योरम है, उसको और प्रूफ करते हैं, ठीक। चलो देखते हैं। बहुत आसान सी बात है। इसके अंदर क्या प्रूफ किया हमने? एक बार रिवाइज करवाओ बोलो। इसके अंदर हमने प्रूफ किया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। आई बात समझ की नहीं? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, अपने आप फिल करो इसको, कौन सी थ्योरम हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थ्योरम बोलती क्या है? अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट थ्योरम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अच्छा भैया, मतलब लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। चलो लिखते हैं। द एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral is equal to opposite, राइटिंग समझ आ रही है ना? देख लेना थोड़ा ध्यान से। इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये वाली बात हमको प्रूफ करनी है। चलो करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर अगर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, देखो बना दिया। अरे भैया कैसी भाषा बोल रहे हो? ABCD। सपोज करो हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, we have to prove that this angle will be equal to opposite interior angle। बताओ कौन है इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल? देखो ये वाला एंगल जो है ना, इसका बगल वाला एंगल है, और बगल वाले के अपोजिट कौन है? D है। तो हमको क्या प्रूफ करना है इस बार हमको प्रूव करना है कि एंगल CBE जो है, भैया एंगल CBE कहाँ है? CBE देखो ध्यान से, देखो है यहीं पे। एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो कैसे लिखें? आप बोल रहे हो एंगल ADC के बराबर है, यही वाली बात तो प्रूफ करनी है। द सम, देखो पढ़ो। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा भैया गिवन क्या क्या ये भी तो बता दो। गिवन साफ साफ है, देखो क्या गिवन है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है ये? क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है।
ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भैया इससे तो हम समझे नहीं कि क्या दिया है। अच्छा नहीं समझे तो पिछली दो थ्योरम में क्या किया है, पिछली दो थ्योरम में क्या प्रूफ किए हो कि ABCD अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उस केस में एंगल A प्लस एंगल C कितना होता है बताओ। एंगल A और एंगल C का सम होता है 180 डिग्री। अच्छा जी, एंगल B और एंगल D का सम कितना होता है फिर ये बता दो। भैया एंगल B और एंगल D का सम भी तो 180 डिग्री होता है, तो दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अच्छा तो प्रूफ देख लें, ये तो हमारे पास हो गया गिवन डेटा और टू प्रूफ कि क्या प्रूफ करना है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। तो भैया हम एक बात जानते हैं, पता क्या, एंगल B प्लस, अच्छा पूरा लिखते हैं, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये एंगल B है, ये एंगल B, कौन सा एंगल B ले रहे हो भैया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल में हम बोल रहे हैं भैया एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्रीज है। कितना है 180 डिग्री। चेक करो, एंगल ABC प्लस एंगल ADC क्या 180 डिग्री है। ठीक है, सही लिखा भैया आपने, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, देखना ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोनों, जरा चेक करना एक बार। क्या ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ई और ई मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। जरा देखें कैसे होते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कोई भी उन दो एंगल्स को बोला जाता है जिन दोनों एंगल्स, ओहो क्या बोल रहे हो भैया, उन दोनों एंगल को बोला जाता है जो दोनों एंगल मिलके क्या बनाए, एक स्ट्रेट लाइन बनाए। ठीक है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, चलो फिर क्या ऐसे बोलना चाह रहे हो आप भैया, देखो ये तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, देखो 180 मिलके 180 बना रहा है, क्या बना रहा है ना। चलो लिखते हैं, तो क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया एंगल ABC प्लस एंगल CBE किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। उनका हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भैया, ABC और CBE इन दोनों का सम तो 180 ही होगा। कैसे होगा बताओ, तो नाम तो दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और रीजन में क्या लिख दिया, लीनियर पेयर बना रहे हैं भैया ये दोनों एंगल, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा जी 80 डिग्री होगा। फ्रॉम 1 and 2 हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बताओ एक बार। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट समथिंग, दैट समथिंग इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, मीन्स वी कैन राइट एट एज एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE, एंगल CBE। अच्छा ये वाली बात समझ में आती है कि ये 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर, तो ये दोनों बराबर में कैसे हो गए, बताओ। देखो ये कोई चुन्नू मुन्नू है छोटा सा, इस बालक की हाइट है कुछ, है ना, तो इसकी हाइट है ना, इस बालक का नाम दे दिया A। अच्छा दूसरा एक छोटू सा बालक है, देखो ये रहा, इस बालक का नाम दे दिया हमने B। और ये तीसरा बालक है चुन्नू मुन्नू, देखो छोटू सा बालक, इसको नाम दे दिया हमने C। ठीक, हम बोल रहे हैं ना कि देखो भैया A और B ना आपस में बराबर हाइट के हैं। अच्छा मतलब भैया बोल रहे हो आप ये P5 है ये भी 5 है। अच्छा हमें एक बात और पता भैया A और C भी ना आपस में बराबर हैं। अच्छा मतलब A 5 है तो C भी 5, ये तो चमत्कार हो गया। देखो B और C भी 5-5 हो गए कि नहीं। तो क्या हम ऐसे बोलें कि अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो इन दैट केस A विल बी इक्वल टू C, सेम टू सेम, ये 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों अगर 180 के बराबर तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ABC और एंगल ABC क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBE। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे पास हो गए बराबर। क्या हमें देखो यही बात प्रूफ करनी थी, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBE, हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारे पास वो हमने सारी कंप्लीट कर ली इस सर्कल की। ठीक है, सर्कल चैप्टर की। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए थ्योरम्स की तरफ बढ़ेंगे, कुछ अगली अच्छी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।